ऑलराइट गाइस, तो अब हम लोग रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या चीज का? थ्योरी ऑफ कॉस्ट का। ठीक है, थ्योरी ऑफ कॉस्ट करेंगे। कुछ कुछ यहाँ पर मैसेजेस ऑनलाइन भी आया हुआ है। ठीक है, हाँ, आ जाओ। तो अब हम लोग थ्योरी ऑफ कॉस्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग प्राइस मैकेनिज्म, प्राइस बोल रहे हैं, प्राइस डिटर्मिनेशन और फॉर्म्स ऑफ मार्केट में चलेंगे फटाफट। थ्योरी ऑफ कॉस्ट में सबसे पहले क्या आता है? अकाउंटिंग कॉस्ट और इकोनॉमिक कॉस्ट। अकाउंटिंग कॉस्ट क्या बोलता है सर? अकाउंटिंग कॉस्ट होता है जो हम लोग अकाउंट्स में रिकॉर्ड करके चलते हैं, जिसमें सिर्फ आउट ऑफ पॉकेट जो खर्चा लगता है बिजनेस का वही रिकॉर्ड होता है। बट इकोनॉमिक कॉस्ट में तीन टाइप का कॉस्ट आता है। क्या क्या कॉस्ट आता है? एक होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक नॉर्मल प्रॉफिट, या जिसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोला जाता है। सर एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या हुआ? जो आउट ऑफ पॉकेट या अकाउंटिंग कॉस्ट है। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या हो गया? जो पॉकेट से नहीं लग रहा है, जो तुम्हारा अपना सामान है उसका अगर तुम एस्टिमेट निकालो कि इसका क्या खर्चा लगता, उसको बोलेंगे हम लोग इम्प्लिसिट कॉस्ट। और तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि अगर तुम बिजनेस कर रहे हो, इतना मिनिमम तुमको अर्निंग चाहिए, इसके बिना तुम बिजनेस करने के लिए रेडी नहीं हो। आगे बढ़ते हैं गाइस। आउटले कॉस्ट या अपॉर्चुनिटी एंड आउटले कॉस्ट क्या होता है? जो एक्चुअल में बिजनेस का लग रहा है पैसा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फोरगॉन। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कुछ हम लोग ले रहे हैं तो उसके बदले कुछ छोड़ भी रहे हैं, तो जो चीज छोड़ रहे हैं उसका कितना हम लोग का वैल्यू हम लोग छोड़ रहे हैं, उसको बोलते हैं हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बुझा रहा है कि नहीं? याद आ रहा है? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं गाइस। डायरेक्ट और ट्रेसेबल कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट एंड नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट, ये क्या चीज होता है? डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है? जो चीज आपका किसी सामान के ऊपर डायरेक्ट खर्चा लग रहा है। जैसे मान लो अगर हम बोले कि यहाँ पर जो पेंट का खर्चा है वो एक टाइप का डायरेक्ट कॉस्ट हुआ, लेकिन पीछे जो चुना पट्टी हुआ होगा वो क्या है? आप डायरेक्ट ट्रेस नहीं कर सकते, वो इनडायरेक्ट कॉस्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं गाइस। हिस्टोरिकल कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होता है? हिस्टोरिकल कॉस्ट होता है कोई सामान को खरीदने का जो आपको खर्चा लगा था। ठीक है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होता है? इस सामान को जब आप बदलोगे तो कितना खर्चा लगेगा, उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट। प्राइवेट कॉस्ट और सोशल कॉस्ट क्या होता है? प्राइवेट कॉस्ट होता है जो एक बिजनेस अपने से खर्चा कर रहा है, हाँ, तो उसको बोलते हैं प्राइवेट कॉस्ट। सोशल कॉस्ट क्या है? जो एक सोसाइटी का खर्चा है, पोल्यूशन वगैरह की वजह से जो सोसाइटी का एक खर्चा लगता है उसको बोलते हैं हम लोग सोशल कॉस्ट। फिर आते हैं फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट में। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? जो आपका लगेगा ही लगेगा, नो मैटर यू आर रनिंग द बिजनेस और नॉट। मतलब आपका जो ऑफिस का रेंट है, तो फिर इलेक्ट्रिसिटी का जो मिनिमम चार्जेस है, उसके बाद आपका जो स्टाफ है, जो परमानेंट स्टाफ है, उसका जो सैलरी है वो लगेगा। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? जो आउटपुट के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, आप जितना ज्यादा यूज करोगे उतना ज्यादा आपका उसका खर्चा लगेगा। आगे बढ़ते हैं गाइस। कॉस्ट फंक्शन क्या होता है? ये होता है कॉस्ट के फैक्टर्स और टोटल कॉस्ट का एक फंक्शनल रिलेशनशिप, नहीं पूछता एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट क्या होता है? शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट होता है जो आपका लेस देन 1 ईयर का कॉस्ट का बात किया जाता है। देखो, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दो कहानी है। शॉर्ट रन क्या है? लेस देन 1 ईयर। लॉन्ग रन क्या है? मोर देन 1 ईयर। शॉर्ट रन में क्या होता है? आपका फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दो कॉस्ट मिला करके टोटल कॉस्ट बनता है। लॉन्ग रन आप लोग के सिलेबस में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है, थोड़ा बहुत है, उसमें क्या सारा कॉस्ट वेरिएबल होता है, उसमें फिक्स कुछ नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। सर टोटल कॉस्ट क्या हो गया? टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, दोनों खर्चा को मिला करके बनता है टोटल कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट नाम में ही फिक्स्ड है, तो उसका लाइन कैसा होता है? ग्राफ एकदम हॉरिजॉन्टल कर्व होता है। क्यों? क्योंकि वो कांस्टेंट है, वो नहीं बदलता। वेरिएबल कॉस्ट कैसा होता है? सांप के तरह, ऐसा नहीं रे, हाँ, इन्वर्टेड एस। ठीक है। और टोटल कॉस्ट कैसा दिखता है? वही सेम वेरिएबल कॉस्ट जैसा, इन्वर्टेड एस। याद आ रहा है कुछ? आगे बढ़ते हैं। देखो, ये हम लोग का फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, ये क्या है? यहां पर दिया हुआ है वेरिएबल कॉस्ट, बट जो एक्चुअल में वेरिएबल कॉस्ट होता है वो कैसा दिखता है? ठीक है, ऐसा इन्वर्टेड एस जैसा। ठीक है। और ये क्या है? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कहां से स्टार्ट होता है सर? टोटल कॉस्ट स्टार्ट होता है हम लोग का फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट। जहां फिक्स्ड कॉस्ट होगा वहीं से हम लोग का टोटल कॉस्ट स्टार्ट होगा। क्यों? एट द 0 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। जब 0 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन है तो आपका टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होता है। ठीक है, जितना आपका फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो देना ही है ना, देना है कि नहीं? तो टोटल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कब इक्वल होता है? 0 यूनिट पे। ठीक है। अच्छा, दूसरा टाइप का होता है स्टेप वेरिएबल कॉस्ट या सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ये क्या होता है? देखो, स्टेप वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है और सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है?
ऐसे कुछ कॉस्ट होते हैं जिसमें कुछ फिक्स्ड कंपोनेंट और वेरिएबल कंपोनेंट होते हैं। जैसे तुम लोग इलेक्ट्रिसिटी का बात किए, अगर तुम पूरा 1 महीना तक इलेक्ट्रिक बंद भी रखोगे तो भी 300-400 रुपए का कुछ एक तो बिल आएगा, उसको बोलेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। पर जैसे जैसे तुम यूज करोगे तो एक्स्ट्रा यूनिट यूज करने से एक्स्ट्रा वेरिएबल बिल आता है, उसको बोलते हैं सेमी वेरिएबल या स्टेप वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद ये तो ग्राफ हम समझा ही दिए हैं। ये क्या है, नॉर्मल कर्व जो तुम लोग बनाओगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल कॉस्ट का। आगे बढ़े, एवरेज कॉस्ट कर्व। एवरेज कॉस्ट कर्व भी 3 टाइप का हो जाएगा, क्या क्या, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट। कैसा शेप होता है, तीनों का में से 2, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट का यू शेप होता है, और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का एल शेप्ड होता है। ठीक है, उसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बोलते हैं। क्लियर है क्या, यहां तक कोई डाउट है किसी को? थोड़ा ज्यादा फास्ट हो रहा है क्या रिवीजन की? ठीक है, कैचअप कर पा रहे हो? जहां अगर लगेगा सर ये पॉइंट को थोड़ा स्लो बताइए तो बोल देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चलिए। हाँ, मार्जिनल कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट को कहां से कट करता है, फ्रॉम इट्स मिनिमम पॉइंट। ये याद रखना, कहां से कट करेगा, फ्रॉम इट्स मिनिमम पॉइंट। एमसीक्यू में पूछता है मार्जिनल कॉस्ट किसको मिनिमम पॉइंट से कट करेगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट को नहीं। एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को मिनिमम पॉइंट से कट करेगा। देख लो यहां पर, इनका जो मिनिमम पॉइंट है और इसका जो मिनिमम पॉइंट है वहीं से कट करके चलेगा ये। क्या ये बुझा गया आप लोग को? क्लियर है, एकदम क्लियर है क्या ऑनलाइन वालों? यस ऑनलाइन पीपल, इज इट क्लियर? कुछ तो कहो। हाँ, या आ गया, या ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, एक एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने का एक्स्ट्रा क्या खर्चा लग रहा है, उसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। सर मार्जिनल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है? 2 तरीका है, टोटल कॉस्ट से निकाल सकते हो या टोटल वेरिएबल से भी निकाल सकते हो। टोटल कॉस्ट ऑफ nth यूनिट माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ n-1 यूनिट भी मार्जिनल होता है। उसी तरीका से टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द nth यूनिट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ n-1 यूनिट भी हम लोग का मार्जिनल कॉस्ट होता है। ऐसा क्यों सर? क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड है, तो टोटल और वेरिएबल में डिफरेंस क्या है, फिक्स्ड है ना, तो वो सेम तरीका से डिफरेंस देके चलता है। आगे चलते हैं, रिलेशनशिप पता ही है आप लोग को, रिलेशनशिप देख लो। जब एवरेज कॉस्ट गिरता है तो मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन द एवरेज कॉस्ट। जब एवरेज कॉस्ट गिर रहा होता है तो मार्जिनल नीचे रहता है। जब एवरेज कॉस्ट अपने मिनिमम पे होता है उस टाइम पे मार्जिनल उसके साथ इक्वल होता है। जब एवरेज कॉस्ट ऊपर जा रहा होता है तो मार्जिनल उसके ऊपर होता है। ठीक है, क्लियर है? लिखवाया हुआ है नोटबुक में, नोट्स में लिखवा दिए थे क्लास में, कॉपी में। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व का बात कर, हाँ सौरभ बोलो। अच्छा यस अलग आया है, फिर सर अलग आया है, तो यस सर बोल रहा था वो। क्लियर है? लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व क्या होता है, ये इसको हम लोग बोलते हैं। अच्छा क्वेश्चन पूछ सकता है एक तो कि एनवेलप कर्व किसका नाम है, एनवेलप कर्व इसी का नाम है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व का नाम है क्या है, एनवेलप कर्व। क्यों एनवेलप कर्व बोलते हैं पता है? क्योंकि बहुत सारा शॉर्ट रन मिला करके उसका एक लॉन्ग रन बनता है, इसलिए उसको एनवेलप कर्व बोला जाता है। ठीक है, क्या ये जरूरी है कि सारा शॉर्ट रन का मिनिमम पॉइंट को टच करे? जी नहीं, खाली मिडिल वाला जो है उसका मिनिमम पॉइंट टच होता है, अदरवाइज हर एक को टेंजेंट करता है। टेंजेंट मतलब एक एक पॉइंट को टच करते हुए निकलता है लॉन्ग रन कर्व। ठीक है गाइस, इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब क्या, अच्छा क्या है, और डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब बुरा क्या है। स्केल का मतलब क्या है, लॉन्ग रन। इकोनॉमी ऑफ स्केल मतलब बड़ा बिजनेस करने का फायदा, डिसइकोनॉमी ऑफ स्केल मतलब बड़ा बिजनेस करने का नुकसान। ठीक है, एक क्या हो जाता है, स्केल ऑफ प्रोडक्शन। स्केल ऑफ प्रोडक्शन बड़ा हो जाता है। स्केल ऑफ प्रोडक्शन बड़ा होने से इंटरनल इकोनॉमी और डिसइकोनॉमी क्या आता है, पहला टेक्निकल इकोनॉमी एंड डिसइकोनॉमी। टेक्निकल इकोनॉमी क्या होता है, टेक्निकल इकोनॉमी होता है आपके पास पैसा ज्यादा रहता है तो आप बड़ा बिजनेस कर सकते हो, यस और नो। बट प्रॉब्लम क्या आता है, प्रॉब्लम आता है कि आप अगर एक टेक्नोलॉजी ले आए उसके बाद उसको बदलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत सारा पैसा लगा चुके हो, तो फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाता है। छोटा बिजनेस के लिए क्या है, फुल फ्लेक्सिबल, कुछ भी बदल दो चलेगा।
आगे बढ़ते हैं, मैनेजरियल इकोनॉमी एंड डिस इकोनॉमी। मैनेजरियल इशू होता है, जितना बड़ा बिजनेस उतना बड़ा प्रॉब्लम, ठीक है। कमर्शियल इकोनॉमी एंड डिस इकोनॉमी, ऑब्वियसली लार्ज वॉल्यूम ऑफ गुड्स है, तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप बल्क ऑर्डर पूरा कर सको, लेकिन ये भी प्रॉब्लम है कि अगर आपका एक बैच खराब हुआ प्रोडक्ट का तो ह्यूज लॉस हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से है। अच्छा, ये हो गया इंटरनल। और फिर एक्सटर्नल में क्या हो जाता है? हाँ, एक्सटर्नल देखो, चीपर रॉ मटेरियल्स एंड कैपिटल इक्विपमेंट। ऑब्वियसली आपका बड़ा बिजनेस है तो आप क्या कर सकते हो, नेगोशिएट कर सकते हो, और साथ में आप अपना जो कैपिटल इक्विपमेंट खरीद रहे हो वो भी आप बड़ा बड़ा मशीन्स लगा सकते हो, तो आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। आगे बढ़े, ये सब सिंपल सिंपल पॉइंट है, एक बार रीड कर लोगे तो हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग का कॉस्ट फिनिश, ठीक है। कोई डाउट? एनीवन, एनी डाउट्स? थोड़ा फास्ट, कितना देर में हो गया कॉस्ट? 10 मिनट, 11 मिनट टोटल, ठीक है। क्लियर? आ जाते हैं अब हम लोग प्राइस डिटर्मिनेशन इन प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स। चालू करें? ओके, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ मार्केट। अगर लास्ट में टाइम बचा तो थोड़ा बहुत एमसीक्यू करवा देंगे, ठीक है। अभी पहले इसको करते हैं, आज इतना हड़बड़ी नहीं है मेरे को, 10-15 मिनट लेट कर सकते हैं। ओके, प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ मार्केट। सबसे पहले मार्केट क्या होता है गाइस? मार्केट क्या कोई फिजिकल प्लेस होना जरूरी है क्या? नहीं, मार्केट कोई फिजिकल प्लेस जरूरी नहीं होता है। मार्केट इज एनीथिंग जहां पर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो, जहां पर बायर और सेलर इंटरैक्ट कर सके, उसी को हम लोग मार्केट बोलते हैं, ठीक है। इसका फिजिकल प्लेस होने का जरूरत नहीं है। एलिमेंट्स क्या क्या है मार्केट का? बायर और सेलर होना चाहिए, प्रोडक्ट और सर्विस वहां पर होना चाहिए, बार्गेनिंग होना चाहिए फॉर द प्राइस, नॉलेज अबाउट मार्केट होना चाहिए, और साथ में वन प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस एट अ गिवन टाइम। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक ही प्रोडक्ट का एक ही प्राइस होना चाहिए, 10 तरीका का प्राइस नहीं होना चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट हम लोग अलग अलग तरीका से करते हैं, ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से करते हैं कि लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट। फिर हम लोग करते हैं क्या, टाइम के हिसाब से, शॉर्ट रन मार्केट, लॉन्ग रन मार्केट। हाँ हाँ, तो ये ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से लोकल मार्केट, रीजनल मार्केट, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम के हिसाब से क्या क्या हो जाता है? वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ मार्केट, मतलब जो सब्जी वाला एक दिन के लिए सब्जी लेके बैठता है, शॉर्ट पीरियड क्या हो जाता है? 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, ऐसा। फिर हो जाता है लॉन्ग पीरियड मार्केट, जो बड़ा बाजार जैसा बड़ा पीरियड के लिए चल रहा है। हाँ, और वेरी लॉन्ग पीरियड क्या होता है? सेक्युलर पीरियड, मतलब हाँ आदम जमाने से चलता आ रहा है, जैसा वो छंगानी कचौड़ी वाला बोलता है ना, अरे 40 साल, 50 साल, ऐसे करता रहता है ना वो वीडियो में। अब वो चाहे बेच रहा होगा 5 साल से, लेकिन वो 50 साल से बेच रहा है। आगे बढ़ते हैं गाइस। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, स्पॉट मार्केट या कैश मार्केट होता है, पैसा दो सामान लो। फिर होता है एक फॉरवर्ड या फ्यूचर मार्केट, शेयर मार्केट में चलता है ये चीज कि आप आज से 3 महीना के बाद, या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में भी हम लोग डिस्कस किए थे इस चीज को, कि आज से 3 महीना 4 महीना बाद का भी आप टोकन बुक कर सकते हो, यानी कि एक्सचेंज रेट को ब्लॉक कर सकते हो और उसके हिसाब से ट्रांजैक्शन करके चल सकते हो। ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन, गवर्नमेंट रेगुलेटेड मार्केट होता है, एक होता है अनरेगुलेटेड मार्केट। रेगुलेटेड मार्केट क्या हो गया गाइस? रेगुलेटेड मार्केट जो कि कंट्रोल्ड है, ठीक है। और हाँ, जैसे स्टॉक मार्केट एग्जांपल हो गया। अनरेगुलेटेड क्या हो गया? जो अपने मन मर्जी से चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, जैसे हाट बाजार, वीकली बाजार वगैरह जो लगता है, हाँ यहाँ खन्ना मार्केट लगता है, हाँ बड़ा हावड़ा में लगता है एक ठो, मेटिया बरूच का मार्केट, हाँ। तो ये सब क्या है? अनरेगुलेटेड मार्केट है, जिसका जो मर्जी वैसे कर रहे हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, जो आपका सिलेबस में है, परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट, दो हेडिंग्स है, परफेक्ट और इम्परफेक्ट। परफेक्ट के अंदर में परफेक्ट ही है, और इम्परफेक्ट में क्या क्या है? मोनोपोली, ओलिगोपोली, फिर मोनोपोलिस्टिक और डुओपोली। आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, आप लोगों के सिलेबस में यही है, क्या क्या है? परफेक्ट, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली। याद आ रहा है कुछ? याद आ रहा है? आ जाओ। हाँ, आ रहा है तो चलो। टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर में आ जाओ।
परफेक्ट, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली, ओलिगोपोली। क्या है इसमें? देखो इसमें मेन फैक्टर यही यहाँ पर याद करने का है। क्या क्या चीज याद करने का है? देखो सबसे पहले परफेक्ट कंपटीशन में नंबर ऑफ, मतलब सबसे पहला फैक्टर नंबर ऑफ सेलर्स। नंबर ऑफ सेलर्स किस चीज में? अगर परफेक्ट कंपटीशन है बहुत सारे हैं, ओलिगोपोली में लिमिटेड है, मोनोपोलिस्टिक में बहुत सारे हैं, बट मोनोपोली में सिर्फ एक अकेला राजा, जैसे इंडियन रेलवे अकेला है। फिर आ जाते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। आप कोई भी टाइप का डिफरेंशिएशन परफेक्ट कंपटीशन में नहीं कर सकते। मोनोपोलिस्टिक में थोड़ा बहुत कर सकते हो डिफरेंशिएट, ओलिगोपोली में या तो एकदम नहीं होगा या तो बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। और मोनोपोली तो एकदम अलग ही है क्योंकि वो अकेला है, एक अकेला राजा, ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ अ फर्म, ऑब्वियसली परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है तो परफेक्टली इलास्टिक होगा। इनफाइनाइट मतलब परफेक्टली इलास्टिक। फिर मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है? इट इज जनरली इलास्टिक, क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ ऑप्शंस है ना, मोर द सब्स्टिट्यूट्स मोर इलास्टिक इट इज, ठीक है। ओलिगोपोली में इलास्टिसिटी कम हो जाता है क्योंकि नंबर ऑफ ऑप्शंस कम है और लोगों का चॉइस भी मैटर करता है वहां। ओलिगोपोली क्या हुआ? गाड़ी का मार्केट। अब तुमको पता है कि तुमको टाटा का ही कार खरीदना है, तुमको पता है तुमको मारुति का ही कार खरीदना है, तो तुम्हारा प्रेफरेंस भी आ जाता है, तो इलास्टिसिटी कम हो जाता है। और लास्टली मोनोपोली में तो एकदम ही कम होता है क्योंकि वो अकेला है। डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर प्राइस, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में कुछ नहीं होता है, मोनोपोलिस्टिक में थोड़ा बहुत होता है, ओलिगोपोली में भी थोड़ा बहुत होता है, मोनोपोली तो अपने आप ही प्राइस सेट करता है तो बहुत कंसिडरेबल होता है, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट, ठीक है। टोटल रेवेन्यू क्या होता है? प्राइस इंटू क्वांटिटी, इसको बोलते हैं टोटल रेवेन्यू, ठीक है। टोटल रेवेन्यू इन केस ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन 45 डिग्री, ठीक है, क्योंकि प्राइस चेंज नहीं होता। अगर 10 रुपए का पैकेट का चिप्स है, एक पैकेट खरीदो तो 10 रुपए, 10 पैकेट खरीदो तो 100 रुपया, कोई डिस्काउंटिंग फैक्टर नहीं होता वहां पर। तो क्या हो रहा है? एक 45 डिग्री स्ट्रेट लाइन रेवेन्यू चला जाता है। इसके वजह से जो तुम्हारा एवरेज रेवेन्यू है, मार्जिनल रेवेन्यू है और प्राइस है वो इक्वल हो जाता है, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू क्या हुआ? TR बाई क्यू, प्राइस आ जाएगा, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू क्या हुआ? एक एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम सेल करने से एक्स्ट्रा कितना रुपया आ रहा है, तो वहां पर भी परफेक्ट कॉम्पिटिशन में मार्जिनल रेवेन्यू इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, ठीक है। नमन, नमन बाहर क्यों? ठीक है वो चलिए, बाहर कोई आया है गार्जियन। आगे बढ़े, क्लियर। तो टोटल रेवेन्यू ऐसा दिखता है। देखो अगर तुमको ऐसा डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व दे दिया जाए और इसमें बता दिया जाए कि हम लोग का टोटल रेवेन्यू कहाँ निकल के आ रहा है, तो टोटल रेवेन्यू कितना होगा? टोटल रेवेन्यू इज दिस एरिया बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी। अगर एक डिमांड कर्व है, एक ये डिमांड कर्व दिया हुआ है आपको, उस डिमांड कर्व के अंदर बोले कि इस पॉइंट पे, इस ग्राफ में आइडेंटिफाई करो कि तुम्हारा टोटल रेवेन्यू क्या है। ऑब्वियसली टोटल रेवेन्यू इज P इंटू क्यू, तो P इंटू क्यू करेंगे तो प्राइस इंटू क्वांटिटी आ जाएगा। प्राइस इंटू क्वांटिटी इज ये एरिया, ठीक है। इस एरिया को हम लोग बोलेंगे टोटल रेवेन्यू। ये ऐसे भी निकल के आता है टोटल रेवेन्यू का कर्व। एवरेज रेवेन्यू हम बता चुके हैं, अगर वो हम लोग का परफेक्ट कॉम्पिटिशन है तो क्या हो जाएगा? बट हॉरिजॉन्टल कर्व, AR, MR और P तीनों हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। बट अगर हम लोग किसका बात करेंगे? मोनोपोली, ओलिगोपोली, हाँ, या मोनोपोलिस्टिक, ये सब में कुछ ना कुछ डिस्काउंट का भी ऑप्शन होता है, ठीक है। ज्यादा खरीदोगे बल्क परचेजिंग में डिस्काउंट का ऑप्शन होता है, तो इसीलिए इसका AR कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। AR कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। लेकिन अभी हम लोग इलास्टिसिटी का बात किए, तो आओ देखते हैं उसको वापस से। सर किसका इलास्टिसिटी कितना है? मोनोपोलिस्टिक का इलास्टिसिटी ज्यादा है, तो उसका AR कर्व कैसा दिखेगा? AR कर्व ही डिमांड कर्व होता है, AR कर्व ही डिमांड कर्व होता है। शक्तिमान और गंगाधर एक ही है, तो बस AR कर्व ही डिमांड कर्व होता है। तो यहां पर इससे आइडेंटिफाई करोगे। इन्फिनाइट मतलब क्या? हॉरिजॉन्टल। लार्ज मतलब क्या? ग्रेटर देन 1, यानी कि फ्लैट, स्ट्रेट नहीं, स्टीप होता है लेस देन 1, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? थोड़ा फ्लैटर कर्व। इसका कैसा दिखेगा? थोड़ा फ्लैटर रहेगा, ठीक है, ग्रेटर देन 1 का। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे ओलिगोपोली और मोनोपोली का, तो इट विल बी स्टीपर, ठीक है। होगा सारा डाउनवर्ड स्लोपिंग। AR curve will be downward sloping, MR curve will be downward sloping, but
इन केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक इट विल बी अ फ्लैट लाइन, फ्लैटर लाइन, ठीक है, और बाकी दोनों में इट विल बी अ स्टीपर लाइन। आगे बढ़ सकते हैं गाइस। ये रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहे हैं, ऑब्वियसली हम रीड नहीं करेगा अभी वापस, वो उसके लिए वीडियोस है, वापस देख ली। क्लियर है? जब टी आर मैक्सिमम होता है, एम आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? क्या परफेक्ट कंपटीशन में ये वैलिड है? जी नहीं, परफेक्ट कंपटीशन में तो एम आर कर्व इज हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट है, दिस इज ओनली वैलिड क्योंकि सर परफेक्ट कंपटीशन में मैक्सिमम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है टीआर का, ठीक है। टीआर का मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट सिर्फ इम्परफेक्ट में है, तो इम्परफेक्ट में व्हेन द टीआर इज मैक्सिमम एम आर इज 0। क्लियर? कोई डाउट है? ए आर कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग बट इज ऑलवेज पॉजिटिव, एम आर कर्व पहले पॉजिटिव होता है, गिरता रहता है और फिर 0 होके नेगेटिव हो जाता है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन का दे दिया, इलास्टिसिटी हम समझा चुके हैं। हाँ हाँ, क्यों हम एमसीक्यू करवाए उसमें नहीं था? इलास्टिसिटी का क्वेश्चन दिए तो थे डिमांड वाला में, तो किसका? मार्केट में इलास्टिसिटी का सम कैसे होगा? कहाँ बोल रहे हो भाई? हाँ, कहाँ दिया हुआ है? इलास्टिसिटी निकालने ही बोला होगा ना, फॉर्मूला तो कर लो, इतना दिमाग मत लगाओ, इतना कुछ नहीं पूछता, ठीक है। देखो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग पॉइंट कौन सा होता है? वेयर द एम आर इज इक्वल टू एम सी, ये हम करवाया था, एंड एम सी शुड कट एम आर फ्रॉम बिलो, ठीक है, करवा दिए थे ये चीज। एम सी शुड बी इक्वल टू एम आर एंड एम सी शुड कट एम आर फ्रॉम बिलो, ठीक है, ये चीज यहां पर दिया हुआ है। प्रॉफिट मैक्सिमम कहाँ हो रहा है? ये क्यू डैश पॉइंट में। पहले पहले क्या होता है, जब हम लोग प्रॉफिट अर्न करने लगते हैं तो वहां पर हम लोग का देखो रेवेन्यू ऊपर है, कॉस्ट नीचे है, तो हम लोग प्रॉफिट बढ़ा रहे हैं अपना, जहां पर दोनों इक्वल हो जाता है वहां पर मैक्सिमम प्रॉफिट होता है, और फिर प्रॉफिट गिरना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि कॉस्ट ऊपर जा रहा है, रेवेन्यू नीचे आ रहा है। ये कब वैलिड है? ये दिस इज फॉर इम्परफेक्ट मार्केट। परफेक्ट कॉम्पिटिशन का कैसा होता है ग्राफ? ये एम आर, ये एम सी, यहां पर हो जाता है इक्विलिब्रियम, ठीक है, कोई डाउट? सेकेंड यूनिट में आ जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस। ये इतना इंपॉर्टेंट था नहीं वैसे। प्राइस कहाँ डिटरमाइन होता है सर? सिंपल है ना, जहां इक्विलिब्रियम होगा, जहां डिमांड और सप्लाई मैच करेगा वहीं पे हम लोग का प्राइस हो जाएगा, ठीक है। अगर प्राइस ऊपर है तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सेस सप्लाई या सरप्लस, ठीक है, एक्सेस सप्लाई या सरप्लस। अगर प्राइस नीचे है तो क्या होगा? एक्सेस डिमांड या शॉर्टेज। क्या होगा? एक्सेस डिमांड या शॉर्टेज। अगर एक्सेस सप्लाई है तो प्राइस पे क्या प्रेशर होगा? डाउनवर्ड की अपवर्ड? सर डाउनवर्ड प्रेशर, प्राइस नीचे आएगा। अगर एक्सेस डिमांड है तो प्राइस पे क्या प्रेशर होगा? वो प्राइस को ऊपर ले जाएगा, अपवर्ड प्रेशर रहेगा, उसके बाद ही स्टेबल आता है। अगर गवर्नमेंट जानबूझ के प्राइस को ऊपर कर दे तो उसको क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट अगर जानबूझ के प्राइस को ऊपर कर दे, इक्विलिब्रियम अलग है, प्राइस को गवर्नमेंट ने ऊपर किया, उसको क्या बोलेंगे? सीलिंग बोलेंगे कि फ्लोरिंग बोलेंगे? गवर्नमेंट अगर प्राइस को ऊपर कर दे जानबूझ करके तो उसको क्या बोलेंगे? सीलिंग की फ्लोरिंग? हाँ, अरे एक चीज बोलो, दोनों बोल दी तुम, लास्ट वाला बोले क्या? सीलिंग, फ्लोरिंग? अगर प्राइस ऊपर कर दे, ऊपर क्या होता है? अरे बोका, इक्विलिब्रियम के ऊपर अगर गवर्नमेंट बोल दे ऊपर प्राइस रहेगा। ग्राफ दिखाइए सर, ग्राफ, ऐसे नहीं मैं आंसर दे सकते। ये डिमांड, ये सप्लाई, यहाँ इक्विलिब्रियम था, लेकिन गवर्नमेंट बोला प्राइस यहाँ होगा, तो क्या होगा? इसको क्या बोलेंगे? प्राइस सीलिंग की प्राइस फ्लोरिंग? सर इसको प्राइस फ्लोरिंग बोलते हैं। प्राइस कैसे?
बता रहे हैं, इसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी या फ्लोर प्राइस भी बोलते हैं। गवर्नमेंट बोल देता है इससे नीचू में नहीं बेच सकते, इक्विलिब्रियम चाहे नीचे ही हो, लेकिन गवर्नमेंट बोलता है क्या, हमको अपने देश के फार्मर लोग को बचाना है, प्राइस बहुत ज्यादा नीचे चला गया, बम्पर क्रॉप हो गया है, तो उस टाइम गवर्नमेंट क्या बोलता है, प्राइस को ऊपर करो। तो गवर्नमेंट एक फ्लोर लगा देता है, फ्लोर मिनिमम सपोर्ट प्राइस लगा देता है कि भाई इतना प्राइस रहना ही होगा, इसके ऊपर कोई खरीदना चाहे खरीदे, बट इसके नीचे नहीं जाना चाहिए प्राइस। तो फ्लोर प्राइस इज ऑलवेज अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस। और सीलिंग कब होता है, पिछले साल प्याज के साथ हुआ था ना, प्याज का प्राइस 200-300 चला गया था, तो उस टाइम में गवर्नमेंट ने क्या किया, 80 रुपए में प्राइस का सीलिंग लगा दिया था कि 80 रुपए से ऊपर कोई नहीं बेचेगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्राइस सीलिंग, नीचे लगाता है सीलिंग कि उसके ऊपर प्राइस नहीं जाना चाहिए, ये सीलिंग है। तो सीलिंग क्या करता है, सीलिंग एक्सेस डिमांड क्रिएट करता है, ठीक है, उस डिमांड को कौन पूरा करेगा, गवर्नमेंट पूरा करेगा, क्योंकि सीलिंग कौन लगाया है, गवर्नमेंट ने लगाया है, उसको प्राइस रेगुलेशन बोलते हैं, ठीक है, याद आ रहा है कुछ। और फ्लोरिंग कब लगता है, फ्लोरिंग लगता है जब बम्पर क्रॉप हो जाए, एक्सेस सप्लाई हो जाए, तो अब कोई खरीदेगा नहीं क्योंकि प्राइस ऊपर कर दिया गवर्नमेंट, तो कौन खरीदेगा, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट खरीद के फिर सस्ता में बेचेगा, ठीक है, क्लियर है। चेंजेस कैसा कैसा होता है, राइटवर्ड शिफ्ट लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो सकता है, डिमांड का भी सप्लाई का भी। इसका बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग क्लास में किए थे। मान लो कंट्री में ड्राउट आ गया, ड्राउट मतलब सूखा पड़ गया, सूखा पड़ गया तो क्या होगा, उस टाइम पे प्रोडक्ट का सप्लाई, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का सप्लाई कम हो जाएगा। अगर सप्लाई कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सप्लाई विल शिफ्ट लेफ्ट, सप्लाई अगर लेफ्ट जाएगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, सर ऐसे तो याद नहीं रहता, ग्राफ बना के देखेंगे, करेक्ट, यही आंसर होना चाहिए सर, डिमांड सप्लाई, सप्लाई अगर मेरा लेफ्टवर्ड गया तो उसकी वजह से क्वांटिटी कमेगा और प्राइस बढ़ेगा, है ना, बस यही आंसर है। आप लोगों को देखना है फैक्टर क्या मांगा है, फैक्टर क्या मांगा है, आपको अगर लगता है ये डिमांड का फैक्टर है, डिमांड राइट जाएगा या लेफ्ट जाएगा देख लो, सप्लाई राइट जाएगा या लेफ्ट जाएगा देख लो, या दोनों मूव करेगा वो देख लो, ठीक है। कौन से टाइम पे ऐसा होगा कि प्राइस चेंज नहीं होगा, कुछ भी हो जाए, 6 केस बताए थे, क्या क्या केस था, प्राइस चेंज होगा ही नहीं, कुछ भी हो जाए, कब कब, सर अगर मेरा ऐसा हो कि डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है, डिमांड अगर परफेक्टली इलास्टिक है तो सप्लाई बढ़े या घटे प्राइस बदलेगा नहीं, अगर सप्लाई, तो 2 केस हो गया, फिर 3 और 4 क्या हो जाएगा, जब सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है तो डिमांड बढ़े चाहे घटे कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 हो गया। 5वां क्या है, अगर दोनों इक्वली बढ़ जाए तो भी प्राइस नहीं बदलेगा और दोनों इक्वली घट जाए तो भी प्राइस नहीं बदलेगा। सिमिलरली हम उसके लिए भी करवाए थे क्या, कि कब ऐसा होगा जब क्वांटिटी नहीं बदलेगा, तो कॉमन सेंस सोच लो, जब हम लोग का वर्टिकल कर्व हो जाए डिमांड का, यानी कि परफेक्टली इनइलास्टिक, तो उस टाइम में सप्लाई बढ़े घटे फर्क नहीं पड़ता, क्वांटिटी नहीं बदलेगा प्राइस बदलेगा। सिमिलरली सप्लाई अगर परफेक्टली इलास्टिक हो जाए तो डिमांड बढ़े घटे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन इस केस में सोचना होगा दोनों इक्वली बढ़ना घटना से नहीं चलेगा, यहाँ क्या होगा, डिमांड जितना बढ़ा सप्लाई उतना ही घटा, या डिमांड जितना घटा सप्लाई उतना ही बढ़ा, मतलब ऑपोजिट मूवमेंट, तो क्वांटिटी सेम रहता है प्राइस बदलता है। आगे बढ़ेगा, इस फुल स्पीड में चले, आगे बढ़ सकते हैं। साइमल्टेनियस चेंजेस हम समझा दिए, सारा डन है, इलस्ट्रेशन हम करवा चुके थे क्लास में, ये इलस्ट्रेशन एक बार और करवा दे क्या, आ जाइए, ये सोल्यूशन है, क्वेश्चन है, देखिए ये डायग्राम देख लीजिए, आंखों में बसा लीजिए इसको, जैसे किसी और को बसा रखे हैं, अभी उसको हटाइए, क्वेश्चन को बैठाइए, ठीक है। भगवान का बात कर रहे थे हम, अभी बोल रहे थे इसी को भगवान समझो, तुम क्या सोचता है नालायक जनता, हाँ, मन में लड्डू फूटा, डेरी मिल्क शॉट्स, ऐसा किताब में दिया हुआ है ना, आ सकता है, तो काहे लिए हमको परेशान कर रहे हो। Assume X is a normal good, holding everything else constant, assume that income rises, normal good है और income बढ़ा है, ठीक है, and the price of the factor of production also increases, मतलब जो आपका factors of production है, cost of production वो भी बढ़ गया है। What point in the figure above is most likely to be the new equilibrium price and quantity?
तो क्या हो जाएगा, अगर नॉर्मल गुड है, इनकम बढ़ा है तो डिमांड बढ़ेगा, और अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा है तो सप्लाई घटेगा। तो सर मान लेते हैं S1 से S3 हो गया और D1 से D2 हो गया, तो अब इक्विलिब्रियम कहाँ जा रहा है, पॉइंट नंबर 2। बुझाया का हो विशाल भाई, बुझा गया? तो पॉइंट नंबर 2। नेक्स्ट, वी आर एनालाइजिंग द मार्केट फॉर गुड Z। द प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट गुड Y डिक्लाइंस। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट अगर घटता है तो उसका डिमांड बढ़ता है, लेकिन मेरा भी डिमांड बढ़ता है, कॉम्प्लीमेंट है साथ साथ, हम साथ साथ हैं, ठीक है, तो उसका भी डिमांड बढ़ेगा। एट द सेम टाइम देयर इज अ टेक्नोलॉजिकल एडवांस इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड Z। तो मतलब सप्लाई भी बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी बढ़ गया, तो डिमांड और सप्लाई दोनों बढ़ रहा है। तो कहाँ आ जाएंगे हम लोग, पॉइंट नंबर 7। हम साथ साथ में 7, ठीक है, क्लियर, याद रहेगा, समझ गए कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, हेवी रेन्स इन महाराष्ट्र ड्यूरिंग 2005-6 कॉज्ड हैवॉक विद द राइस क्रॉप। मतलब सप्लाई घट गया, व्हाट पॉइंट इन द फिगर, तो क्या हो जाएगा, खाली सप्लाई घटेगा, एक ही पॉइंट है, तो क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर 3। यहां से यहां चला गया ना, बस डिमांड तो वहीं का वहीं है, ये 3 पे चला गया। फोर्थ, assume that consumers expect the price of new cars to significantly increase in the next year। मतलब हम लोग प्राइस एक्सपेक्ट कर रहे हैं आगे बढ़ेगा, तो अभी डिमांड करेंगे तो डिमांड बढ़ेगा, तो आ जाओ क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर 5। तो देख लेते हैं, 2 7 3 5, देखो 2 7 3 5, ठीक है, क्लियर, ये हो गया हम लोग का डन डनाडन डन, ठीक है, आ जाइए। लास्ट टॉपिक, ठीक है, क्योंकि इसके बाद तो बिजनेस साइकिल है, तो हम पढ़ाया ही नहीं, वो तो सेल्फ स्टडी वाला चैप्टर है, पढ़ाए थे हम, नहीं पढ़ाए थे, बिजनेस साइकिल है सेल्फ स्टडी वाला चैप्टर, बहुत इजी था, देखो हम कॉन्सेप्ट बता दिए थे बस, क्लास में करवाए नहीं थे। प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स, बहुत ही इजी है। सबसे पहले आ जाता है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन का क्या क्या फीचर्स है भाई, सबसे पहले लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, ठीक है, हाँ, ऑल सेलिंग एट अ सेम प्राइस, क्योंकि वो लोग प्राइस टेकर्स है। साथ में और क्या फीचर्स है, होमोजीनियस प्रोडक्ट, ठीक है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, और क्या है, देखो क्या क्या चीज है, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स है, फ्री एंट्री है एंड फ्री एग्जिट है, ठीक है, और क्या क्या है, परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट कंडीशन है, लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, मतलब बाइंग कॉस्ट या सेलिंग कॉस्ट ऐसा कुछ नहीं लगता है इन लोग का अलग से। आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन ऑल आर प्राइस टेकर्स। प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है, इंडस्ट्री प्राइस सेट करके देता है फर्म को। कैसे सेट होता है, कौन सेट करता है, इंडस्ट्री सेट करता है फॉर द, इंडस्ट्री सेट करता है फॉर द फर्म्स, देयर फर्म्स आर प्राइस टेकर्स। इंडस्ट्री में डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से, जैसा डिमांड एंड सप्लाई होता है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग का इक्विलिब्रियम सेट होता है। उसी इक्विलिब्रियम पे हम लोग क्या करेंगे, उसी इक्विलिब्रियम पे हम लोग का प्राइस सेट हो जाता है, और फर्म्स क्या करते हैं, उसी प्राइस को लेके सामान बेचते हैं। ये इंडस्ट्री हो गया, ये फर्म हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इक्विटी देख लो यहाँ पर दे दिया है, ठीक है, फॉर द इंडिविजुअल सेलर, जो उसका डिमांड कब है वही उसका AR कब है वही उसका MR कब है, फॉर द परफेक्ट कंपटीशन। ये हम शायद 10 बार रिपीट कर चुके हैं और नहीं करेंगे, ठीक है, देख लो AR इज इक्वल टू MR, हाँ वही हम लोग का डिमांड भी होता है। क्लियर गाइस, सब याद आ जा रहे तो, हाँ
आप लोग का हमको सुनने में आया मैथ्स का भी चाहिए एमसीक्यू रिवीजन के लिए क्विज। कौन रिक्वेस्ट किया था, तुम किया था क्या? बना देंगे आज हम। चैप्टर का नाम बता देना। प्रैक्टिस होगा उसमें, टाइम थोड़ा ज़्यादा देंगे, 1-1 मिनट दे देंगे, लेकिन फास्ट होगा, स्पीड बढ़ेगा। ठीक है। शॉर्ट रन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बाय अ कॉम्पिटिटिव फर्म। कॉम्पिटिटिव फर्म किसको बोलते हैं? इम्परफेक्ट को। ठीक है। इसका कैसे होता है? इसका भी इक्विलिब्रियम आता है इंडस्ट्री से, लेकिन इसमें क्या होता है ना, हम लोग का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कहाँ होगा? जहां एम आर इज इक्वल टू एम सी हो एंड एम सी कट्स द एम आर फ्रॉम बिलो। ये आ गया, ये नहीं सॉरी, ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन का ही है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन के लिए ही कहां पर प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा? जहां पर पॉइंट आर है हम लोग का Q2 पे। ठीक है। देखो एक क्वेश्चन पूछता है विच कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सप्लाई कर्व। तो शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व फॉर अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ सप्लाई कर्व, क्योंकि हम लोग अपना सप्लाई करना कहां से स्टार्ट करते हैं? जहां पर हम लोग का एटलीस्ट हम लोग एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर कर सके। याद आ रहा है? जहां पर शटडाउन पॉइंट करवाए थे ग्राफ, याद आया? तो जहां पर शटडाउन पॉइंट होता है उसके ऊपर से हम लोग सप्लाई करते हैं, तो उस पॉइंट से स्टार्ट होता है, उसके ऊपर हम लोग का सप्लाई कर्व मूव करता है। क्या याद आ गया ये सब? क्या क्या टाइप का प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन में? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। यहां पर क्या हो जाता है? एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। क्या हो रहा है यहां पर? ए आर इज ग्रेटर देन ए सी। ठीक है। देख लो ये है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। यहां पर एवरेज टोटल कॉस्ट जो है वो नीचे है, एवरेज रेवेन्यू ऊपर है, तो ये हो गया सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या हो जाएगा सर? नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा व्हेन द ए आर इज इक्वल टू ए सी। ए आर इज इक्वल टू ए सी हो रहा है और उसी पॉइंट पे एम सी इज कटिंग द ए आर कर्व एंड द ए सी कर्व फ्रॉम इट्स मिनिमम पॉइंट। सब एक जगह ही मीट कर जा रहे हैं। ठीक है। फिर आ जाते हैं शॉर्ट रन लॉसेस। शॉर्ट रन लॉसेस कब होता है? व्हेन द एवरेज कॉस्ट कर्व इज ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू कर्व। ठीक है। लॉस कितना होगा सर? लॉस उतना होगा जहां से हम लोग का इक्विलिब्रियम पॉइंट मिला। यहां पर स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि वो लोग पकड़ लेते हैं कि यहां से लॉस हो रहा है। नहीं, लॉस होगा इस ई पॉइंट जहां पर एम आर इज इक्वल टू एम सी है। जहां पर एम आर इज इक्वल टू एम सी है उसके ऊपर देखो कितना एवरेज कॉस्ट एक्स्ट्रा लग रहा है, तो वो डिफरेंस निकालो, उससे निकलता है हम लोग का लॉस। क्लियर है? लॉन्ग रन में परफेक्ट कॉम्पिटिशन में खाली हम लोग क्या अर्न करते हैं? सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन में। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में लॉन्ग रन में सिर्फ और सिर्फ हम लोग का नॉर्मल प्रॉफिट अर्न होता है। क्लियर है यहां तक? परफेक्ट कॉम्पिटिशन में कोई डाउट है किसी को? ऑनलाइन वालों कोई डाउट है क्या? ऑनलाइन वालों एनी डाउट्स यहां तक? चैट ओपन है, बोल सकते हो चैट में। नो सर। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। मोनोपोली, मोनोपोली का क्या क्या फीचर्स है भाई? कितना पेज का चैप्टर है ये? बस 20 पेज और है क्या? ठीक है, हो जाएगा। जिस स्पीड में जा रहे हैं, रफ्तार एकदम, हाँ ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, लेकिन सारा टॉपिक कवर कर रहे हैं इसलिए मेन बुक खोल लिया। इसलिए हम नोट्स, शॉर्ट नोट्स नहीं ओपन किया क्योंकि कुछ छूट जाता है नोट्स में, बट बुक से कुछ छूटेगा नहीं। फीचर्स ऑफ द मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली क्या है? सिंगल सेलर। फीचर में भी सिंगल सेलर आ जाएगा। बैरियर टू एंट्री। क्या तुम सोचोगे कि हम अपना सुजल रेलवेज चलाएंगे? ऐसा नहीं कर सकते, हाँ पॉसिबल नहीं है। ठीक है। नो क्लोज सब्सटीट्यूट, रेलवे का कोई क्लोज सब्सटीट्यूट है ही नहीं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। मार्केट पावर, सुपर मार्केट पावर है क्योंकि अकेला राजा जो मर्जी वो करेगा। ठीक है। मोनोपोली कैसे अराइज होता है? ऑब्वियसली गवर्नमेंट। अरे भाई क्या कर रहा है? इस स्पीड में ना तुम ब्रेक लगा दे। कभी अभी थोड़ा देर बाद ऐसे ऐसे करेगा। हाँ, अच्छा लगता है सब। हाँ, क्या बोल रहा है सर? सर, सर ऐसे ऐसे। हाँ? मोनोपोली कैसे अराइज होता है? ऑब्वियसली स्ट्रैटेजिक डिसीजन होता है गवर्नमेंट का
कि पूरा का पूरा राइट्स एक जन को दिया जाए, या फिर क्या होता है कि एक बिजनेस सब्सटैंशियली इतना बड़ा हो जाता है कि बाकी कोई वहां पर आ ही नहीं पाता है, तो उस टाइम पे एक मोनोपोली बन जाता है। या फिर अगर बहुत सारा बिजनेस है लेकिन वो क्या करता है एक दूसरे में कार्टेल बना लेता है, मतलब मिलजुल के वो लोग एक ऐसा एक सिचुएशन बना लेते हैं कि कोई और रोल प्ले कर ही नहीं पा रहे। जैसे कि मान लो हम लोग जो देखते हैं किस केस में, कोल्ड ड्रिंक्स के केस में पेप्सी और कोक का समझ में आता है कि भाई प्राइस एक साथ चल रहा है, साइज एक है, टेस्ट एक जैसा है, तो एक कार्टेल बना हुआ है और कोई उसमें मार्केट में एंटर कर नहीं पाता है। कैंपा कोला अभी बहुत कोशिश कर रहा है बिकॉज रिलायंस ने खरीद लिया है उसको, तो रिलायंस पैसा डालेगा तो सब कुछ पॉसिबल है, तो इसलिए कोशिश किया जा रहा है उसके केस में। ठीक है, कहीं कहीं क्या है ये सब बिजनेस कॉम्बिनेशन इलीगल होता है, पर जहां अलाउड है वहां कार्टेल्स बनते हैं। क्लियर? या फिर किसी बिजनेस का अगर एनॉर्मस गुडविल है, मतलब पता है कि इसके अलावा कोई और है ही नहीं, तो उस केस में क्या हो जाता है, उसका एक मोनोपोली क्रिएट हो जाता है, वर्चुअल मोनोपोली, दूसरा मार्केट होते हुए भी नहीं है। जैसे कि मैगी, पता है कि अगर नूडल्स खाना है, इंस्टेंट नूडल्स, तो मैगी जिंदाबाद। ठीक है, अब मिलता तो मार्केट में अभी भी टॉप रेमन और ईपी ये सब सभी है, वाई वाई, हाँ हाँ, उसके लिए भी मैगी यूज करते हैं। ठीक है, क्या ये क्लियर है? मोनोपोलिस्ट रेवेन्यू कर्व कैसा होगा? ऑब्वियसली थोड़ा स्टीप कर्व होगा क्योंकि यहाँ पर इनएलास्टिक होता है, हाँ, तो ये थोड़ा स्टीप कर्व हो जाएगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग ही रहेगा। ठीक है, प्रॉफिट कहाँ मैक्सिमाइज होगा? यहाँ पर भी वही प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का पॉइंट है, जहां एम आर इज इक्वल टू एम सी एंड एम सी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो। इस पॉइंट पे हम लोग का इक्विलिब्रियम आ जाता है, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्या प्राइस है। तो प्राइस कहां पर होता है गाइस? प्राइस हमेशा याद रखना, प्राइस इज द पॉइंट विच टचेस द ए आर कर्व। प्राइस और ए आर हमेशा इक्वल होगा। क्यों? इसलिए ए आर कैसे निकलता है? ए आर इज इक्वल टू टी आर बाई क्यू। टी आर क्या होता है सर? टी आर इज इक्वल टू पी इंटू क्यू, क्यू 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 कट, तो ए आर इज इक्वल टू पी। ठीक है, क्लियर है गाइस? तो इसमें भी हम लोग एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल प्रॉफिट सब कर सकते हैं। एबनॉर्मल प्रॉफिट कब होगा? जब एवरेज कॉस्ट इज लेस देन एवरेज रेवेन्यू, उस टाइम एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, याद रखना, एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन द एवरेज कॉस्ट इज लेस देन द एवरेज रेवेन्यू, वहां पर हम लोग का एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा। एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम इफ द एवरेज कॉस्ट इज मोर देन द एवरेज रेवेन्यू देन विल हैव अ लॉस। ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम अगर हम लोग का at the point of equilibrium if the average cost and the average revenue is equal then we get the normal profit। जनरली ये चीज याद रखना कि मोनोपोली में नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा ही प्रॉफिट हमेशा कमाया जाता है, उसमें एबनॉर्मल प्रॉफिट होने का चांसेस शॉर्ट रन में भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या मोनोपोली में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है? जी हाँ सर। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब हो गया कि जब आप अलग अलग जन से अलग अलग टाइप का प्राइस लेते हो, ये हो सकता है एरिया वाइज डिफाइंड हो सकता है प्रोडक्ट वाइज डिफाइंड हो सकता है कि कल्चर वाइज, मतलब बहुत सारा डेफिनेशन हो सकता है इसका। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या हो गया? जब आप अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइस लेके चल रहे हो। आगे बढ़ते हैं गाइस। अच्छा, कंडीशन होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का कुछ, ये है कि कोई भी आपका रीसेलर इसका बेनिफिट ना ले पाए। मतलब मान लो तुमको पता है कि प्रोडक्ट एक्स यहाँ पर, मतलब लोकल एरिया में मिस्टर वाई के दुकान में 100 रुपया का मिलता है, बट अगर तुम इसी को 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर जाके बेचोगे तो उसका 150 मिल जाएगा। तो ये टाइप का आर्बिट्रेजिंग नहीं होना चाहिए। मतलब तुम एक जगह से खरीद के दूसरी जगह बेच के उससे खाली एक्स्ट्रा बेनिफिट उठा ले रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का? ऑब्वियसली ज्यादा प्रॉफिट कम अर्न करना है, अगर कुछ सरप्लस स्टॉक है उसको बेच के निकालना है। साथ में इकोनॉमी ऑफ स्केल का बेनिफिट हम लोग को लेना है। व्हाट इज इकोनॉमी ऑफ स्केल? बड़ा से बड़ा बिजनेस करना है हम लोग को, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करना है, उस चीज का जो बेनिफिट लेते हैं उसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल बोलते हैं, उसका बेनिफिट लेके चलना है। आगे मूव करते हैं। टू कैप्चर फॉरेन मार्केट्स, ऑब्वियसली प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बहुत किया जाता है। हम तुम लोग को मल्टीपल एग्जांपल्स दिए, हम कोशिश करता है कि बाहर का बच्चा लोग को पढ़ाएं, बिकॉज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तो पॉसिबल है हम लोग के केस में भी, है ना? तो हम लोग करके चलते हैं उसको।
इस सब को रीड कर सकते हो तुम लोग आराम से, यस रीड थ्रू करना, क्लियर हो जाएगा। प्यास तो जो लगता है ना इस गर्मी में, हालत खराब हो जाता है। अब तो 5 क्लास और है 11 बजे तक। फ्राइडेज आर वेरी हेक्टिक। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आ जाओ। फीचर्स क्या क्या है? लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है, बायर्स भी बहुत सारे होते हैं। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मतलब आप डिफरेंशिएट कर सकते हो लक्स का साबुन और डव का साबुन, देख के ही डिफरेंशिएट कर पाओगे, थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन पॉसिबल है। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, आप आज बेचना चाहो बेचो, कल नहीं बेचना चाहोगे मत बेचना, अपना बिजनेस हटा दे सकते हो। नेक्स्ट क्या है? नॉन प्राइस कंपटीशन। नॉन प्राइस कंपटीशन क्या होता है? जरूरी नहीं है कि आप खाली प्राइस वॉर कर रहे हो, आप अपना एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू, अपना प्रोडक्ट का फीचर्स के थ्रू भी डिस्क्रिमिनेशन करते हो, ठीक है। नॉन प्राइस कंपटीशन जिसको बोलते हैं। प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोलिस्टिक, यहाँ पर भी वही चीज है, कहाँ पर प्राइस, हम लोग कहाँ पर क्वांटिटी बेचेंगे, वेयर द एमआर इज इक्वल टू एमसी एंड एमसी शुड कट एमआर फ्रॉम बिलो, वहीं पे हम लोग का इक्विलिब्रियम आएगा, और वहां जो डिफरेंस बिटवीन एवरेज टोटल कॉस्ट एंड द एवरेज रेवेन्यू है वो हम लोग का प्रॉफिट बनता है। क्लियर? याद रखना यहां पर भी सेम ही कंडीशंस है, यहां पर बस फर्क क्या है, मोनोपोली में क्या था, थोड़ा स्टीप कर्व था, यहां पर कर्व क्या थोड़ा फ्लैट कर्व होगा, ठीक है। एआर कर्व थोड़ा सा फ्लैट होगा। यहां पर फर्क क्या होता है, और एक कि यहां पर भी बिजनेसेस जो है अब नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल गेन, नॉर्मल प्रॉफिट कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग रन में जनरली मोनोपोलिस्टिक में भी नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न होता है। क्लियर? लास्टली आते हैं ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में गेम थ्योरी आ जाता है। गेम थ्योरी एक बार समझ लो। गेम थ्योरी क्या है? थ्योरी ऑफ गेम्स प्रोवाइडेड अ डिफरेंट अप्रोच टू द एनालिसिस ऑफ स्ट्रेटेजिक बिहेवियर ऑफ द ओलिगोपोलिस्ट अंडर अनसर्टेनिटी। इट वाज डेवलप्ड बाय वॉन न्यूमैन एंड ऑस्कर मॉर्गेटर्न। नाम याद कर लेना, अजीब सा नाम है, याद कर लेना क्योंकि आ सकता है, ठीक है। 1 मार्क्स 2 मार्क्स का एमसीक्यू जो भी रहेगा मिल जाएगा, मार्क्स आने का चांसेस ज्यादा है। इन 1944 the subject of game theory is rational behavior in situations of conflict, military combat, political rivalry, struggles of firms for sales and profit, economic theory situation of duopoly और oligopoly often fit into this category। मतलब duopoly और oligopoly भी इसी में आ जाता है गेम थ्योरी में। इसमें एक तो फिलिप्स कर्व का भी कॉन्सेप्ट है, तुम लोग है कि सिलेबस में करवाए थे क्या? सुने हो नाम फिलिप्स कर्व? तो फिर नहीं बताएंगे, छोड़ दो, नहीं है तो अभी नहीं बताएंगे। इसमें क्या होता है? टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली क्या है, प्योर ओलिगोपोली या परफेक्ट ओलिगोपोली क्या होता है, आ जाओ देख लेते हैं। ऑकर्स व्हेन द प्रोडक्ट इज होमोजीनियस इन नेचर, एग्जांपल एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। दिस टाइप ऑफ ओलिगोपोली टेंड्स टू प्रोसेस रॉ मटेरियल और प्रोड्यूस इंटरमीडिएट गुड्स दैट आर यूज्ड एज इनपुट बाय अदर इंडस्ट्रीज। नोटेबल एग्जांपल आर पेट्रोलियम, स्टील, एल्यूमिनियम। जैसे पेट्रोल का पता है, एचपी है, हाँ हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया, फिर रिलायंस पेट्रोलियम हो गया, फिर और क्या क्या है, इंडियन ऑयल है, ऐसे करके 4-5 तो है। तो ये सब क्या हो गया? प्योर ओलिगोपोली। मतलब सबका प्रोडक्ट सेम है, सब कुछ सेम है, बस सब अलग अलग ब्रांड करके उसको बेच रहे हैं। ओपन एंड क्लोज ओलिगोपोली मतलब क्या होता है? ओपन ओलिगोपोली होता है जहां पर नया बिजनेस एंटर कर सकता है, क्लोज मतलब जितने हैं उतने ही हैं और कोई नया एंटर कर नहीं सकता। कॉल्यूसिव या कॉम्पिटिटिव क्या हो गया? कॉल्यूसिव मतलब जहां पर वो लोग कार्टेल फॉर्म कर दिए, मतलब जितने जन हैं वो लोग आपस में ही एरिया डिवाइड कर लिए, ये इलाका तेरा, ये इलाका मेरा, बाकी का आधे लोग इधर आधे लोग इधर, फिर बाकी मेरे पीछे, हाँ तो बाकी कोई बचा ही नहीं, है ना। तो लोग अपने आप में एरिया डिवाइड कर दिए, ठीक है। शोले पिक्चर का याद आ गया, उसी में था ना, हाँ आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ बाकी मेरे पीछे आओ। जब उसको पकड़ा था वो डंडा लेके, एक तो बंदूक बना के, वो जेल से भागा था। ओपन एंड क्लोज ओलिगोपोली हो गया। कल्यूसिव और कॉम्पिटिटिव क्या हो गया? जहां पर एक्चुअली फेयर कंपटीशन चल रहा है, बाकी सबको अपना अपना सेल बढ़ाने के लिए जो भी बन पड़ रहा है वो करके चल रहे हैं। पार्शियल और फुल ओलिगोपोली क्या होता है? पार्शियल ओलिगोपोली होता है जहां पर एक इंडस्ट्री लीड करे, जैसे कि इंस्टेंट नूडल्स मार्केट, मैगी 80% है, बाकी 20% बाकी लोग शेयर कर रखे हैं।
और फुल ओलिगोपोली क्या है, जहां पर कोई एक लीडर आप नहीं बता सकते हो, सब कोई मोर और लेस अपना अपना शेयर मेंटेन करके चल रहा है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिगोपोली मार्केट, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है ओलिगोपोली मार्केट का, हमको लगता है ना 2x पे चल रहा है वीडियो ऑलरेडी। हाँ, कितना कुछ करवा दिया हम इतना देर में, कितना देर हुआ है, खाली 50 मिनट हुआ है अभी, ये कितना बचा है इसमें, ऑलमोस्ट होने वाला है, 2 पेज क्या बस, देख रहे हो विनोद, हाँ क्या चल रहा है यहाँ, हाँ पंचायत आ रहा है ना अभी, फिर विनोद आ जाएगा, देख रहे हो विनोद क्या हो रहा है यहाँ, हाँ सर कितना तेजी से पढ़ा दे रहे हैं, हाँ सर को हमारा फ्यूचर का कुछ रखा ही नहीं है, खाली अपना सोच रहे हैं कब घर जाएंगे, कब खाना खाएंगे, हाँ बाराती लोग का तो कोई इज्जत ही नहीं है, गजब बेइज्जती है, क्यों। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिगोपोली मार्केट क्या क्या होता है, पहला स्ट्रैटेजिक इंटरडिपेंडेंस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पॉइंट बाकी लोग में नहीं होता, ये इसमें होता है। स्ट्रैटेजिक इंटरडिपेंडेंस मतलब क्या, एक दूसरे पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है क्योंकि नंबर ऑफ फर्म्स कम है, स्ट्रैटेजी वाइज सब कोई का स्ट्रैटेजी मोरलेस सेम रहता है, हम वो लोग एडवर्टाइजमेंट एक जैसा निकालते हैं, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एक जैसा निकालते हैं, तो स्ट्रैटेजिक इंटरडिपेंडेंस रहता है। प्राइस वॉर वो लोग कर नहीं सकते, प्राइस वॉर होने से क्या हो जाएगा, इसका जो डिमांड कर्व होता है, मात्र एकमात्र ओलिगोपॉली का डिमांड कर्व कैसा दिखता है पता है क्या, इसका डिमांड कर्व होता है किंग शेप्ड, कैसा, किंग शेप्ड, क्यों किंग शेप्ड होता है, याद आ रहा है कुछ, हाँ बताओ, बता बता, बोलो, बहुत तेज बन रहे हो, हाँ देखो ऐसा दिखता है किंग शेप, क्यों, वो लोग प्राइस वॉर क्यों नहीं कर सकते, सिंपल है, अगर हम लोग यहां पर हैं अभी डिमांड में, ये डिमांड कब है, ठीक है, अगर यहां पर हम लोग हैं, अगर मान लो तुम प्राइस बढ़ाए तो तुम्हारा प्रोडक्ट बन जाएगा इलास्टिक, इलास्टिक बन जाएगा मतलब तुम सारा डिमांड खो दोगे प्राइस बढ़ाते ही, जैसे ही थोड़ा भी प्राइस बढ़ाओगे, बाकी लोग प्राइस चेंज नहीं किया, तुम्हारा सेल गया छपाक, बाकी लोग का सेल ऊपर, ठीक है, लेकिन जैसे ही तुम प्राइस गिराओगे बाकी लोग भी गिरा देंगे, तो प्रोडक्ट बन जाएगा इनइलास्टिक, क्योंकि सबका प्राइस एक जैसा हो गया, तो इसलिए इसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व या किंग शेप डिमांड कर्व, इसलिए ये लोग प्राइस वॉर नहीं कर सकते हैं, क्या ये क्लियर है गाइस, ठीक है। इसमें देखो क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड सेलिंग कॉस्ट है, क्योंकि उसी से प्रोडक्ट पॉपुलर होता है और प्रोडक्ट बिकता है। ग्रुप बिहेवियर, जनरली क्या होता है, सबको एक जैसा ही बिहेवियर करते हैं, तुमको दिखेगा कि हाँ सबका स्ट्रैटेजीज एक जैसा ही है, ओके। प्राइस लीडरशिप क्या होता है, प्राइस लीडरशिप होता है जब एक सेलर लीड कर रहा है मार्केट में, वो प्राइस लीडर बन जाता है, क्यों, क्योंकि या तो उसका इतना बड़ा साइज है, या फिर वो इतना ओल्ड है उस बिजनेस में कि वो अपना प्राइस लीडरशिप ला चुका है, तो उसके लिए कॉस्ट बहुत कम है, तो वो जो प्राइस सेट कर देगा बाकी लोग को उसी में बेचना पड़ेगा, अदरवाइज दे कैन नॉट सर्वाइव इन द मार्केट, ठीक है। किंग डिमांड कर्व हम बता चुके थे क्यों होता है, ठीक है, अभी अभी बताए हैं। अदर इंपॉर्टेंट मार्केट फॉर्म्स क्या क्या है, डुओपोली, मोनोपोसोनी, ओलिगोपोसोनी और बायलैटरल मोनोपोली। डुओपोली क्या होता है, जैसे कोक एंड पेप्सी, दो ही है, वो लोग दो ही जन बेच रहे हैं। मोनोपोसोनी क्या होता है, जब सिंगल बायर हो, मेनी सेलर्स हो। ओलिगोपोसोनी क्या होता है, जब नंबर ऑफ बायर्स बहुत कम हो, नंबर ऑफ सेलर्स बहुत ज्यादा हो, जैसे टीचर्स बहुत सारे हैं लेकिन स्कूल कॉलेजेस लिमिटेड हैं, तो हो गया ओलिगोपोसोनी। फिर आ जाता है बायलैटरल मोनोपोली, क्या होता है, जहां पर एक बायर और एक सेलर आपस में बिजनेस करके चल रहे हैं, सिंगल बायर एंड सिंगल सेलर। और इसी के साथ हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस करते हैं खत्म। कितना सेशन लिए, 3 या 4, 4 ना, 3 ही हुआ ना, 3 सेशन में माइक्रो फिनिश, देख रहे हो विनोद क्या हो रहा है यहाँ, तो कितना बज रहा है अभी, 2:15, एक एक क्विज हो जाए, हाँ बोलो, कॉस्ट एंड प्रोडक्शन का करवा दें, चलो तो एक क्विज किया जाए।
आ जाइए गाइस, लॉग इन करिए joinmyquiz.com 976344। ऑनलाइन वालों भी फटाफट आ जाओ। joinmyquiz.com में आ जाओ गाइस, फटाफट एकदम झटपट चटाचट। हो गया लॉग इन 976344। विशाल आ गया है, सुजल आ गया है, नवीन आ गया है। ऑनलाइन वालों, अभी मेरे मुंह से निकालने वाला था कीटाणु, कृताणु है वो। क्या तुम लोग देख रहे हो? हाँ, कृताणु ज्वाइन करो। कर लिया, खाली बची है दीदी। आपका ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, क्यों दीदी? घूमे रहे, घूमते रह जाएंगे। 976344। आई गेस माइक्रो का रिवीजन अच्छा से ही हो गया। हैप्पी? आइए दीदी। क्या हुआ, नेट नहीं काम कर रहा है? हो गया? नेट स्लो होगा आई गेस। नेट दे दे तो उसको। ठीक है, एक बार पॉज करते हैं रिकॉर्डिंग को, उसको ज्वाइन करने दो। शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या डिफरेंस है? 5 4 3 2 1। नवीन गलती पे गलती करते हुए आज। आखिरी दिन का ओवर कॉन्फिडेंस रह गया है। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? अब वो भी पूरा समय लेते हुए। सही, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला सवाल। टेक द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। It is long run production function. It has 3 stages. AP and TP are dependent on MP to increase decrease. In first, TP is concave and then it becomes convex. MP first increase, then goes down and becomes 0, then goes negative. बहुत बढ़िया सवाल। 7 5 और 6 के 6 लोग बचे हैं। 3 2 1। आंसर एक सबका आया नहीं आया? ये एक अच्छा क्वेश्चन मिला। हाँ, स्टेटमेंट्स बोला था, पार्शियली करेक्ट हुआ किसी किसी का। इसमें तुम्हारा 3 ऑप्शन चूज करना था तुमको। ठीक है, स्टेटमेंट्स बोला है ना, देखो क्वेश्चन पढ़ो। स्टेटमेंट थोड़ी बोला, स्टेटमेंट्स बोला है। 5 ऑप्शन दिया हुआ था। हाँ,
चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर इंक्रीजिंग रिटर्न इन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन? नॉट अ रीजन बोला है क्वेश्चन, ध्यान से देखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। What is an isoquant curve? Isocost नहीं, isoquant. सुजल तो एकदम फुल स्पीड में। तो इतना फास्ट करेगा बिना सारा ऑप्शन को ठीक से पढ़े? ए मार दिया तो बिना बाकी को पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ आइसोक्वांट? इनमें से कौन सा प्रॉपर्टी नहीं है आइसोक्वांट का? द आइसोक्वांट्स आर डाउनवर्ड स्लोपिंग, two isoquant can intersect each other, higher isoquant gives higher production, isoquant are convex to the origin. इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है? ठीक है, कौन सा? इंटरसेक्शन वाला, तो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, देखते हैं कितना जन गलत किया, सही किया, क्या किया। एक जन कौन गलत किया रे? हाँ, ऑनलाइन पार्टी गलत था तेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग शो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल? कांस्टेंट कब होता है? शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, सोच लो। विच ऑफ द फॉलोइंग शो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल? इनमें से कौन सा कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल दिखाता है? कौन सा? इक्वल। ठीक है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल मतलब जितना इनपुट जा रहा है उतना ही आउटपुट आ रहा है। ठीक है, नवीन रेस में आगे आते हुए। हाँ, अगला सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमी ऑफ स्केल? इनमें से कौन सा इकोनॉमी ऑफ स्केल नहीं है? इकोनॉमी ऑफ सुपीरियर टेक्निक्स, इकोनॉमी ऑफ डिक्रीज डायमेंशन, इकोनॉमी ऑफ लिंक्ड प्रोसेस, कमर्शियल इकोनॉमी। नाइस क्वेश्चन। तुक्का चलेगा इसमें, है ना? क्योंकि कुछ कुछ तो बुक से भी पढ़ना पड़ेगा तुम लोग को। सही हो गया? किसका सही हो? तो हाँ, देख रहे हो, इकोनॉमीज ऑफ डिक्रीज डायमेंशन, ये इकोनॉमी ऑफ स्केल ऑब्वियसली। अरे काम कर रहे हो, काम कर रहे हो, इकोनॉमी ऑफ स्केल बोला, डिस इकोनॉमी नहीं। ठीक है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू, बहुत ही आसान सा सवाल, ऑप्शन नंबर ए, यही था ना, टीवीसी बाई क्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज कॉल्ड, अभी अभी चिक के बताए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज कॉल्ड एनवेलप कर्व? चिक के बताए हैं तो आ गया था क्वेश्चन। ऑप्शन में नहीं है? ऑप्शन में नहीं है? एग्जैक्ट का बात छोड़ो, गलत हो गया। क्यों, क्या किया तुम? हाँ, तुम भी गलत। एटीसी ना,
एक जन खाली करेक्ट किया है, सब गलत कर दिया। इसको भी एनवेलप कर्व किसको बोलते हैं? लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को अभी बताए थे, आधी घंटा भी नहीं हुआ ठीक से पूरा। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को एनवेलप कर्व बोलते हैं। कहा विशाल भाई? हाँ, भुला देना मुझे। हाँ, मुझे रहना है तेरे बिना। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व कैन अज्यूम नेगेटिव नंबर? इनमें से कौन सा नेगेटिव जा सकता है? टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल कॉस्ट। ओ, सही हो गया। कौन है ये मार्जिनल कॉस्ट वाला? मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट इज यू शेप, नीचे नहीं जाता है। मार्जिनल प्रोडक्ट एमपी जाता है नीचे। कहा हो विशाल भाई? सब भुला दिया? भुला दिली सब? हाँ, द डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज, भाई ये तो सब सही कर लेना प्लीज, रिक्वेस्ट। टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस क्या है? देखो इसको इसको भी गलत किया रे तुम, है नालायक। 5 जन सही किए हैं, कैसे तुम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को गलत कर सकता है? टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस क्या है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। कैसे? एवरेज कॉस्ट कहाँ लेके आए हो भाई तुम? सुबह सुबह है, कहाँ है तुम्हारा बॉटल? इसका बॉटल सूंघ के देखो तो। ये नहीं है, ये तो यहाँ का है। ये अलग लेके आया अपना बॉटल छुपाने वाला। क्या है सही बताओ तो, उसमें क्या मिलाया हुआ है? पानी में क्या मिलाया हुआ है? लिटिल लिटिल। हाँ, what is the name of the cost labeled as A? हाँ, मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, इसको भी गलत किया है। हाय साहब, कौन किया है एबीसी इतना जन? तुम्हारा तुम्हारा मतलब बाकी दोनों ऑनलाइन वाला भी गलत किया है। एमसी कब है जो एवरेज कॉस्ट कर्व को कट करता है, एबीसी कब नहीं। एबीसी कैसे कट करेगा? द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द इनपुट्स अ फर्म यूजेस इन प्रोडक्शन। इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द इनपुट्स का बात किया, ठीक है, ध्यान पूर्वक करें। वो टोटल कॉस्ट होता है क्या? इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट मिला के ना होगा, सारा का बात किया, टोटल का बात कर ही दिया है इसमें, तो टोटल कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनपुट कॉस्ट दैट मे नॉट हैव अ डायरेक्ट आउटले ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? यार ये तो ठीक कर लो। जहां पर आउटले ऑफ मनी ना हो, हिंट पे हिंट दे रहे हैं। अरे आंसर तो देता भाई, टाइम चला गया। गलत के चक्कर में आंसर ही नहीं दिया इस बार। यही जे दिख रहा है हमको, इम्प्लिसिट कॉस्ट, जिसमें तुमको पैसा बाहर ना देना पड़े।
नेक्स्ट क्वेश्चन, the property whereby long run average cost falls, the property whereby long run average total cost falls as the quantity of output increases. बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से एवरेज कॉस्ट आपका गिरता है? इकोनॉमी ऑफ स्केल, फायदा वाला चीज है ना कॉस्ट गिरना, तो इकोनॉमी ऑफ स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज, बहुत ही इजी दे दिए, क्वेश्चंस इजी इजी है। ऑप्शन नंबर बी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो ठीक से, आंसर करो फिर। 22 क्वेश्चन, 30 तो क्वेश्चन है। You own a lawn care business and you have 2 employees. You pay these employees a salary, meaning you pay each of these workers rupees 4,000 every month, no matter how much they work. This is an example of, जय माता दी, फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, देखते हैं इस बार तो सब कोई सही है। If marginal cost is between average variable cost and average total cost, then क्या बोल रहा है? If marginal cost is between average variable cost and average total cost, then क्वेश्चन अच्छा, आंसर क्यों नहीं किया? सिर्फ एक ही जन ने सही किया, नवीन ने। ठीक है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग एंड एवरेज टोटल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग। क्यों? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट का मिनिमम पहले आ जाता है। ये क्वेश्चन क्या था पता है? क्वेश्चन ही नहीं पता है आधा जन को, ये क्वेश्चन समझाना जरूरी है। ठीक है, राइट। यहां पर जब एमसी है, जब एमसी इस दोनों के बीच में है, तब क्या पोजीशन है? ये बोल रहा है इसका मिनिमम पहले आ चुका तो ये बढ़ना स्टार्ट हो गया, अभी इसका मिनिमम आया नहीं है तो ये गिर रहा है अभी, इसलिए तो ये बीच में है ना। क्वेश्चन ये था, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग, इस बीच में कब है? इसको पार कर चुका है मिनिमम को, तो ये बढ़ रहा है, और ये अभी तक पहुंचा नहीं है यहां तक, तो ये गिर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, which of the following explains the short run production function? समझा ही नहीं? अरे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन तो नाम है शॉर्ट रन प्रोडक्शन का, उसका नाम ही वही है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये तो बहुत इजी है, 3 स्टेज होता है, कौन सा स्टेज पे काम करना चाहता है? हो गया तो गलत, कोई बात नहीं, बाहर जाके बैठ जाओ।
कुछ नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं। अभी यहाँ से एक्स्ट्रा क्लिक करेंगे, हाँ ऐसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, हाँ सेकेंड स्टेज, ठीक है। फर्स्ट स्टेज पे क्यों नहीं, तब तो आगे भर रहे हैं। थर्ड क्यों नहीं, क्योंकि नुकसान हो रहा है, तो सेकेंड इज मोस्ट ऑप्टिमल, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन, which factors among following we find in short run production process? Which factors among following we find in the short run production process? शॉर्ट रन में तो फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल वेरिएबल दोनों होता है ना। द अमाउंट ऑफ फर्म रिसीव्स आफ्टर ऑल कॉस्ट हैव बीन पेड, सारा कॉस्ट देने के बाद जो पैसा फर्म को मिलता है वो क्या बोलते हैं उसको? हाँ प्रॉफिट ही बोलेंगे ना, सारा खर्चा काटने के बाद, सही है। तीन लोग गलत किए थे फिर से। इनपुट कॉस्ट दैट मे नॉट हैव अ डायरेक्ट आउटले ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। रिपीट हो गया क्वेश्चन, रिपीट आ गया क्वेश्चन। हाँ देख लेते हैं इस बार भी, रिपीट में भी क्या होता है, क्या करते हैं लोग, देखते हैं हम भी। क्या सबने इम्प्लिसिट कॉस्ट बोला है इसको? आओ देखते हैं। इसमें भी दो लोग ने गलत किया है, कौन है? एक वो है और एक तुम लोग तीनों का ठीक है। ऑनलाइन में भी कोई गलती की है? अरे जिसमें तुमको पैसा बाहर ना देना पड़े, इम्प्लिसिट कॉस्ट, कौन है वो? सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, ये भी रिपीट है। द प्रॉपर्टी वेयर बाई लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट राइजेस एज द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इंक्रीजेस। रिपीट नहीं है, थोड़ा सा चेंज, एक वर्ड। एक वर्ड अलग है। डिस इकोनॉमी है ना, क्योंकि यहाँ खर्चा भर रहा है। ये क्या है, खर्चा? कोई नहीं आंसर करेक्ट किया। अरे क्वेश्चन तो पढ़ो नालायको, क्वेश्चन क्या? हम बोला रिपीट तो रिपीट, अरे क्वेश्चन तो पढ़ो। क्वेश्चन क्या था? लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट बढ़ रहा है क्वांटिटी बढ़ने से, तो ये अच्छा नहीं है, डिस इकोनॉमी है। लास्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। सब मेरा सुन के मार दिया जस्ट। Measure of profit which includes explicit cost and depreciation of capital. Nice question. देखते हैं टेबल में कोई बदलाव आता है कि नहीं। सुजल जीत गए हैं या तो आज। इकोनॉमिक प्रॉफिट, क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉफिट में ही हम लोग, नहीं सॉरी अकाउंटिंग प्रॉफिट, हाँ। अरे इकोनॉमिक प्रॉफिट नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका एक्सप्लिसिट और डेप्रिसिएशन जो हम लोग अकाउंट्स में लेते हैं उसका बात की है। अकाउंटिंग, हाँ हाँ। और आज के विजेता हैं गलतियों के साथ भी। थर्ड में है पिया, सेकंड में नवीन, फर्स्ट है सुजय। ठीक है, चलो देखते हैं कौन कितना क्या सही किया है। विशाल खाली 13 टू सही किया 30 में से। डेप्रिसिएशन भी तो कंसिडर करते हैं उसमें। सुजल ने 21 टो करेक्ट किया आउट ऑफ 30, नवीन ने 20 टो, पिया ने भी 20 टो, सौरभ ने 17,
कृतानु ने 14 और विशाल ने 13। कृतानु, आपको रिवाइज करने का ज़रूरत है। डेप्रिसिएशन इज एन अकाउंटिंग एक्सपेंस ना, इसीलिए। ठीक है, चलिए गाइस, मिलते हैं अगली क्लास में। अब हम लोग करेंगे नेशनल इनकम का रिवीजन अगले सेशन में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। हम आप लोग को रिवीजन के लिए जो दूसरा और एक रिवीजन करवाए हैं मार्केट मैकेनिज्म का, सॉरी फॉर्म्स ऑफ मार्केट का, उसका हम एमसीक्यू शेयर कर देगा। ठीक है, क्विज। ऑलराइट गाइस, मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।